वेलकम टू लोक सेवक द स्टडी IQ। मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज चला रहा हूं। ये सीरीज जो हमारी है वो क्विक रिवीजन सीरीज है और इस सीरीज में हम जो अलग अलग जीएस के खंड हैं, टॉपिक हैं, उन पर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट और उनसे जुड़े हुए जो एनालिसिस हैं, फैक्ट प्लस एनालिसिस दोनों को लेकर के आ रहे हैं, ताकि आप जो प्रतियोगी यूपी पीसीएस का एग्जाम कंसंट्रेट कर रहे हैं, साथ ही साथ यूपीएससी भी दे रहे हैं, उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल होगा। उसका रीजन ये है कि 14 मई को आपका यूपी पीसीएस है और फिर इसके बाद जस्ट 15 डेज में आपको जो अपियर होना है, लेस देन 15 डेज में यूपीएससी के एग्जामिनेशन के लिए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखा जाए तो ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है और इस सीरीज के पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए हम आपके लिए आज जो लेकर के आए हैं वो मॉडर्न इंडिया के लिए एक टॉपिक लेकर के आए हैं। और इस मॉडर्न इंडिया के टॉपिक में जो है रीजनल स्टेट्स, जो रीजनल स्टेट्स का जो है इमरजेंस हुआ था 18th सेंचुरी में, उस 18th सेंचुरी में वो क्या कास्ट थे, और बंगाल पर हम खास करके फोकस करना चाहेंगे क्योंकि जो बंगाल का स्टेट था उसने भारत के इतिहास को एक दिशा दी आगे चल करके। और क्या कारण है कि जिसके चलते कंपनी जो है बंगाल से राजनीतिक शक्ति प्राप्त करती है। पहली चीज तो यह है कि वो EIC कंपनी जो है वो किन कारणों से बंगाल से शक्ति प्राप्त कर जाती है, जिसकी चाबी जो है साउथ में डुप्ले खोज रहा था भारत की राजनीतिक सत्ता पर अपना प्रभाव और पकड़ और विस्तार करने के लिए, वो क्लाइव को जो है बंगाल में मिला। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वो 18वीं सेंचुरी के जो क्या कास्ट थे, पॉलिटिकल कास्ट क्या थे और इकोनॉमिकल फैक्टर्स क्या थे, जिनके चलते बंगाल इतना इंपॉर्टेंट हो गया। अगर हम देखें 18th सेंचुरी जो है वो मुगल अंपायर का डेक्लाइन पीरियड है। मुगल अंपायर धीरे 1707 में जब औरंगजेब की डेथ होती है तो उसके बाद मुगल अंपायर जो है तेजी से जो है डिक्लाइन करने लगता है और फिर रीजनल स्टेट्स इमर्ज होते हैं। तो उन्हीं रीजनल स्टेट्स में से एक स्टेट जो है वो बंगाल है। अगर हम बंगाल के में कंपनी की यानी जो इंडिपेंडेंट स्टेट बना, उससे पहले अगर हम कंपनी की एक भूमिका को देख लें कि कंपनी 1707 में जबकि औरंगजेब की डेथ हुई थी, उस समय कंपनी कहाँ स्टैंड कर रही थी। तो बंगाल की अगर बात की जाए तो बंगाल में अंग्रेजों ने अपनी जो प्रथम कोठी बनाई थी, प्रथम कोठी वो बनी थी 1651 में। कब बनी थी? 1651 में। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आया हुआ है, पूछा गया है पीसीएस में। और इसकी अनुमति किसने दी थी? इसकी अनुमति दी थी शाह शुजा ने। किसने दी थी? शाह शुजा ने। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और शाह शुजा ने बंगाल में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको 3000 रुपए में, 3000 रुपीज में क्या दे दिया था? बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों राज्यों में व्यापार करने की जो है इनको अनुमति प्रदान कर दी गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शाह शुजा का प्रश्न भी पूछा गया है। फिर अगर हम बात करें 1698 में, तो अगर हम 1698 की बात करें तो 1698 में 98 में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है, डेवलपमेंट होता है, जब बंगाल का जो नायब सूबेदार है अजीमुशान, वो अजीमुशान जो है वो कंपनी को क्या देता है? सूतानाती, कलिकाता और साथ ही में गोविंदपुर। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गोविंदपुर, ये 3 जगह जो गांव थे ये कंपनी को दिए थे बंगाल के सूबेदार अजीमुशान ने। किसको? कंपनी को। और यही आगे चलकर किस में डेवलप हुआ? कलकत्ता में हुआ। यहाँ फोर्ट विलियम की जो है स्थापना भी। फोर्ट विलियम क्या था? फोर्ट विलियम जो था वो अंग्रेजों का एक किला था, किलाबंद बस्ती थी। फिर 1717 लैंडमार्क, इसे कंपनी का मैग्ना कार्टा ही बोला जाता है। इस समय मुगल अंपायर था फरुखसियर, और फरुखसियर ने क्या किया? 3000 रुपए में ही बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो है में व्यापार करने की वार्षिक छूट प्रदान कर दी, यानी 3000 रुपए वार्षिक कर के बदले में वो व्यापार कर सकते थे। फिर आया है 1700, कहीं कहीं 1701 भी मिलता है। यहां पर बंगाल का जो सूबेदार बनाया गया, किसको बनाया गया? मुर्शिद कुली खां को बनाया गया। किसे बनाया गया? मुर्शिद कुली खां को। ये याद रखिएगा, मुर्शिद कुली खां, ये इंपॉर्टेंट है। इसे औरंगजेब ने अपॉइंट किया था। और ये मुर्शिद कुली खां जो है 1717 तक तो जो है सूबेदार के रूप में काम करता रहा, लेकिन बाद में इस मुर्शिद कुली खां ने क्या किया कि ये एक स्वतंत्र बंगाल के नवाब के रूप में उभर करके सामने आया। 1727 में इसकी डेथ हुई। अगर हम इसके समय की कुछ बात करें तो इसने कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन भी किए थे, जैसे कि इसने क्या क्या किया था कि राजधानी जो थी बंगाल की तत्कालीन वो क्या थी? ढाका थी। और इस ढाका से इसने स्थानांतरित कर दिया और कहां ले आया? वो मुर्शिदाबाद ले आया। कहां ले आया था? मुर्शिदाबाद। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप ध्यान रखें। इसने तकाबी ऋण भी दिए थे,
तकाबी ऋण दिए थे किसानों को, ये तकाबी ऋण दिए जाते थे। मालगुजारी को इसने जो है नियमित किया, और साथ ही साथ इसने एक काम और भी किया, भूमि बंदोबस्त जो किया, यानी जो लैंड सेटलमेंट किया, वो लैंड सेटलमेंट में उसने एक काम नया किया, इजारेदारी। इजारेदारी क्या है? एक तरीके से नीलामी पर भू राजस्व की इकट्ठा करना। तो ये इसके टाइम के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे। 2-3 फैक्ट और आप देख सकते हैं कि शुजात खां, ये प्रश्न भी आया हुआ है, शुजात खां और साथ ही साथ नजात खां। शुजात खां और नजात खां का जो रिवोल्ट हुआ था, विद्रोह हुआ था, वो भी जो है किसके समय में हुआ था? मुर्शिद कुली खां के समय में हुआ था। फिर मुर्शिद कुली खां के बाद जो नवाब, महत्वपूर्ण नवाब बना, आप कह सकते हैं सरफराज खां था। सरफराज खां इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसी को ग्रिया के युद्ध में सरफराज खां जो था, वैसे इसके पहले एक और हुआ, शुजाउद्दीन भी हुआ है, जो 1727 से रहा है 1739 तक। 1739 तक शुजाउद्दीन भी बंगाल का एक नवाब रहा है, लेकिन हमें उसके टाइम पीरियड में नहीं जाना है। सर शुजाउद्दीन का जो पुत्र था वो सरफराज खां था, और सरफराज खां का एक युद्ध हुआ, ग्रिया का युद्ध। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है, ये भी प्रश्न आया हुआ है, ग्रिया का युद्ध। और ये जो ग्रिया का युद्ध है, ये हुआ था अलीवर्दी खां और सरफराज खां में, जिसमें सरफराज खां पराजित हो गया, अयोग्य था, और अलीवर्दी खां ने एक नए वंश की, आप कह सकते हैं, बंगाल में स्थापना कर दी। और इसका एक स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में भी पूछा गया है। यदि उसने ये बात कही थी कि यूरोपियों की उसने कंपैरिजन जो किया था वो मधुमक्खियों से किया था, और उसका कहना था कि यदि इन्हें न छेड़ा जाए तो ये शहद देंगी, और यदि छेड़ा जाए तो ये काट काट कर मार डालेंगी। तो अलीवर्दी खां ने ये वेस्टर्न जो ट्रेड कंपनीज थी, चाहे वो फ्रेंच कंपनी थी या ब्रिटिश कंपनी थी, डैश, इन सब के लिए उसने इसको यूज किया था। फिर इसने एक और काम किया था कि 1751 में, ऑलमोस्ट 1751 में इसने एक संधि कर ली थी मराठों के साथ, और ये संधि की थी इसने रघुजी भोसले के साथ। रघुजी भोसले थे, उनके साथ इसने संधि की थी, जिसमें मराठों को इसने जो है उड़ीसा प्रांत और चौथ देना स्वीकार किया। यानी जो तत्कालीन बंगाल में उड़ीसा था, उस उड़ीसा को अलीवर्दी खां ने मराठों को दे दिया, और साथ ही साथ उनको चौथ देना प्रारंभ कर दिया। चौथ जब मराठा बताएंगे तो उसमें आपको बताएंगे, क्योंकि हमको टू दी पॉइंट रहना है। लेकिन एक चीज इसने करी अलीवर्दी खां ने, कि जो बंगाल में इनकी फैक्ट्रीज थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, उनको उसने फोर्टिफाइड यानी दुर्गीकृत, फोर्टिफाइड या दुर्गीकृत करने की अनुमति नहीं दी। क्या नहीं दी? दुर्गीकृत करने की अनुमति नहीं प्रदान की। इसके बाद अलीवर्दी खां के बाद जो नवाब बनता है वो बनता है सिराजुद्दौला, और सिराजुद्दौला का जो टाइम पीरियड है वो है 1756। कब से है? 1756 में बना, और 1757 में ही ये जो है मारा गया। क्यों मारा गया? क्योंकि प्लासी का युद्ध हुआ था, और ये प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को ही हुआ था। तो ये एक फैक्ट है, ये भी आप माइंड में आया तो मैंने आपको बता दिया। इसके समय कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं, उन घटनाओं का जानना बहुत आवश्यक है। पहली चीज तो यह है कि इसके काल में एक घटना हुई थी, ब्लैक होल की घटना, या जिसे हम बोलते हैं काल कोठरी की घटना। हिंदी मीडियम वाले काल कोठरी जानते हैं, इसे बोलते हैं ब्लैक होल की घटना। और इस घटना का जो विवरण हमको दिया है वो एक हालवेल नाम के एक अंग्रेज पदाधिकारी ने दिया है, और उसके अनुसार इस काल कोठरी के अंदर या ब्लैक होल में 146 जो थे युद्धबंदी ब्रिटिश, उनको बंद कर दिया गया था, जिसमें से 123 लोगों की डेथ हो गई थी। 123 लोगों की डेथ हो गई थी। और इसी घटना के बाद इसने ये भी किया था, यानी सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार और कलकत्ता पे जो अंग्रेजों की फैक्ट्री थी उस पर उसने कब्जा भी कर लिया था। फिर अंग्रेजों ने एक संधि करी, और वो संधि किसके साथ करी थी? सिराजुद्दौला के साथ। उस संधि का नाम है अली नगर की संधि। अलीनगर की संधि। और ये संधि स्थायी नहीं रही, क्योंकि कुछ ही समय बाद जो है संधि भंग हो गई, और अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के विरुद्ध जो है एक षड्यंत्र किया। उस षड्यंत्र में कौन कौन लोग थे जरा इसको भी आप जान लें। एक था मीर जाफर, ये तो बहुत नोन है, मीर जाफर सभी जानते हैं। ये कौन था? ये बंगाल का मीर बख्शी था। मीर बख्शी कौन होता था? मीर बख्शी जो होता था वो सैन्य का प्रमुख होता था, यानी सेना का जो प्रमुख होता था उसे मीर बख्शी कहा जाता था। इसके अतिरिक्त मानिकचंद था, मानिकचंद। और ये मानिकचंद कौन थे? मानिकचंद कलकत्ता का प्रभारी अधिकारी था। प्रभारी अधिकारी कहाँ का था? कलकत्ता का था।
प्रभारी अधिकारी, तो ये भी याद रखना है आपको। फिर अमीचंद नाम का एक व्यक्ति था, अमीचंद। और अमीचंद कौन था? अमीचंद जो था एक कलकत्ता का ही था, एक धनी व्यापारी था, धनी व्यापारी। और यहां पर ध्यान रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना है। जगत सेठ, जगत सेठ ये कौन था? ये बंगाल का प्रसिद्ध बैंकर था। कहां का था? बंगाल का बैंकर था, बहुत बड़ा बैंकर था जगत सेठ। ये चीज ध्यान रखनी है कि अमीनचंद जो है कलकत्ता का धनी व्यापारी है। क्या है? धनी व्यापारी है। जबकि जगत सेठ कौन है? अगर जगत सेठ की बात करी जाएगी तो जगत सेठ जो है वो कौन है? वो जो है बैंकर है। जगत सेठ बंगाल का बैंकर है, जबकि अमीन चंद कौन है? अमीन चंद जो है धनी व्यापारी है। कहां का? कलकत्ता का। और मानिक चंद कौन है? मानिक चंद है प्रभारी अधिकारी। कहां के? कलकत्ता के। और मीर जाफर तो आपको मालूम ही, मीर बख्शी। इसके अतिरिक्त दो कुलीन और भी थे, एक था खादिम खां, खादिम खां, और दूसरा था राय दुर्लभ। ये दोनों कुलीन थे। तो ये सब ने मिल करके क्या हुआ, नवाब के विरुद्ध यानी शुजा और सिराजुद्दौला के विरुद्ध इन्होंने कॉन्स्पिरेसी की, और जिसके बदले में इन्हें लाभ प्राप्त होने वाला था। फिर कर्नल क्लाइव और वाटसन, यहीं से कर्नल क्लाइव का भाग खुला था, क्योंकि इसने जो सुझाव दिए थे उसी के आधार पर सिराजुद्दौला के विरुद्ध जो है कार्रवाई करी, और फिर उसके बाद उसे कंपनी का प्रमुख बनाया गया। तो कर्नल क्लाइव तथा एडमिरल वाटसन जो थे, इन्होंने 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई लड़ी। और यहां पर मीर जाफर जो था, मीर जाफर का पुत्र कौन था? मीरन था। और मीरन ने सिराजुद्दौला की क्या कर दी? हत्या कर दी। यहां से इस क्लास का एंड हो गया, इस चैप्टर का। सिराजुद्दौला मारा गया। अब बंगाल में कौन सी हुकूमत आई? एक पॉपेट टाइप की हुकूमत आई। और वो पॉपेट हुकूमत क्या कर रही थी? उसका काम यह था कि कंपनी जो है नवाब को अपॉइंट कर रही थी, और उससे अपने फेवर में, ईस्ट इंडिया कंपनी के फेवर में क्या ले रही थी? बेनिफिट्स ले रही थी। और जिसके चलते कंट्राडिक्शन शुरू हुए, संघर्ष शुरू हुआ। और फिर मीर जाफर ने अंग्रेजों से छुटकारा पाने की कोशिश करी, जिसके चलते अंग्रेजों ने मीर कासिम, जो कि मीर जाफर का दामाद था, उसको नवाब बना दिया। और फिर मीर कासिम भी एक महत्वाकांक्षी था, एम्बिशियस था। तो उसने क्या किया कि उस एम्बिशन में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। एक तो उसने जो कर, जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कर लेने की जो व्यवस्था थी, जिसमें कंपनी को बिना कर दिए व्यापार करने की सुविधा थी, वो कर उसने सभी भारतीय व्यापारियों के लिए भी समाप्त कर दिया। क्योंकि अंग्रेज लोग जो अपनी दस्तक होती थी, यानी जो कर की जो छूट प्रदान की गई थी, उसे दस्तक बोलते थे। क्या बोलते थे? दस्तक। उस दस्तक का वो दुरुपयोग करते थे, जिसके चलते उसने समाप्त किया। इससे अंग्रेज नाराज हो गए, क्योंकि वो व्यापार नहीं कर सकते थे, यानी अपने व्यापार का मिसयूज नहीं कर सकते थे। और आगे चलते हम देखते हैं कि जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, तो कंपनी के जो अधिकारी हैं उनके प्राइवेट ट्रेड के ऊपर रोक लगाई गई है। ये समस्या थी, मगर चूंकि भारतीय एक नवाब ने यह कार्य किया था, जिसके चलते कंपनी उसके विरुद्ध रुष्ट हो गई। फिर मीर कासिम से उनको जो बेनिफिट हुए, जैसे कि वर्धमान मिला, मिदनापुर, चिटगांव वगैरह मिला, ये चीज भी आप ध्यान रखें, कई बार ये प्रश्न आया है। फिर उसने एक काम किया था, बिहार का एक नायब सूबेदार था राम नारायण। कौन था? राम नारायण। भ्रष्ट था वो, और उसको उन्होंने जो है मरवा दिया। फिर यूरोपीय पद्धति पर, यानी वेस्टर्न पैटर्न के ऊपर उसने क्या किया? अपनी सेना का संगठन किया। और सेना को एक आर्मीनियाई अधिकारी था, जिसका नाम था गुरगिन खां। याद रखिएगा, गुरगिन खां। गुरगिन खां को उसका प्रमुख बनाया। साथ ही साथ उसने मुंगेर में एक बंदूक की यानी वेस्टर्न स्टाइल पे बंदूक बनाने का या हथियार बनाने की फैक्ट्री स्थापित की। कहां पर? मुंगेर के अंदर। तो ये सारे उसने एफर्ट्स किए, लेकिन अंग्रेज शीघ्र उसके विरुद्ध हो गए। और फिर अन्य आगे चल करके उसको एक लड़ाई लड़नी पड़ी, और उस लड़ाई में 3 लोग थे। एक था मुगल सम्राट, क्या नाम था उसका? शाह आलम द्वितीय, शाह आलम सेकंड। और दूसरा था अवध का नवाब, क्या नाम था उसका? शुजाउद्दौला। और तीसरा खुद जो था वो था आपका मीर कासिम। तो इन तीनों ने मिलकर के अंग्रेज कंपनी के विरुद्ध जो है युद्ध किया, बक्सर के मैदान में। कहां किया? बक्सर के मैदान में। और इस बक्सर के मैदान में, जो कि 7 अक्टूबर
1764 को लड़ा गया। और यहां पर अंग्रेजी सेना के नेतृत्व जो कर रहे थे वो हेक्टर मुनरो कर रहे थे। कौन कर रहे थे? हेक्टर मुनरो। और इन हेक्टर मुनरो की एक छोटी सी सेना ने नवाब, अवध का नवाब, बंगाल का नवाब और मुगल सम्राट तीनों की संयुक्त सेना को जो है पराजित कर दिया। और जिसके चलते बंगाल में जो राजनीतिक महत्व और राजनीतिक शक्ति प्राप्त की थी 1757 में प्लासी के युद्ध में, वो वास्तविक शक्ति के रूप में उभर करके आई। लेकिन यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रखें। वो पॉइंट क्या है? जब बक्सर का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध कब हो रहा है? 1764 में हो रहा है। और इस समय नवाब कौन है? मीर जाफर है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब मीर कासिम भाग गया, वहां से निकल गया और उसने अंग्रेज कंपनी के विरुद्ध, ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध एक अलायंस किया मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ, तो उस समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर। लेकिन जब ये 1764 का बक्सर हुआ तो बक्सर के युद्ध के समय तो ये नवाब था, लेकिन बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेज कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी और इन मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट के बीच में संधि हुई। और ये दो संधियां हुई, इन्हें हम बोलते हैं इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि। तो वो जो है कब हुई? 12 अगस्त 1765 को हुई। और इस संधि के समय जो बंगाल का नवाब था वो मीर जाफर नहीं था। ध्यान रखिएगा, उस समय बंगाल का नवाब, उसका पुत्र कौन था? नजमुद्दौला। उस समय नजमुद्दौला, ध्यान रख लीजिएगा, नाम बड़ा कर्रा कर रहा है। नजमुद्दौला जो है वो बंगाल का नवाब था। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बक्सर के युद्ध के समय मीर जाफर जो है बंगाल का नवाब था, और जब इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई तो उस समय नवाब कौन था? नजमुद्दौला था। और ये संधि किसके बीच में हुई थी? क्लाइव के बीच में हुई थी, मुगल सम्राट के बीच में हुई थी, और साथ ही साथ मीर कासिम के बीच में हुई थी। मीर कासिम के बीच में हुई थी। ये जो इलाहाबाद की संधि हुई है, इसके कुछ पॉइंट हैं वो इंपॉर्टेंट है। पहला तो आप ये ध्यान रखिए कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों की जो दीवानी थी वो कंपनी को दे दी गई। क्या दे दी गई? दीवानी। देखिए, दीवानी अधिकार दे दिए गए, यानी कंपनी को इन स्थानों से भू राजस्व को इकट्ठा करने का, यानी उसको एकत्रित करने का, और साथ ही साथ भू राजस्व से जुड़े हुए न्याय को देने का अधिकार प्राप्त हो गया। कंपनी एक व्यापारी कंपनी से क्या हो गई? एक राजनीतिक शक्ति हो गई, यानी एक कंपनी नवाब कंपनी हो गई। अब उसके बाद नवाब के कार्य भी आ गए, तो कंपनी का एक राजनीतिक रूप से कंपनी को मान्यता प्राप्त हो गई। इसके बाद मुगल सम्राट को अवध के नवाब से क्या दिया गया? अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद लेकर के किसको दे दिया गया? मुगल सम्राट को दे दिए गए। साथ ही साथ सम्राट को 26 लाख रुपए वार्षिक की पेंशन दे दी गई। और अंग्रेजों को जो है उत्तरी सरकार मिली, उत्तरी सरकार का क्षेत्र मिला। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि उत्तरी सरकार का क्षेत्र कहां पर था। और फिर इलाहाबाद की एक दूसरी संधि भी की गई, और वो इलाहाबाद की जो दूसरी संधि थी वो अवध के नवाब से की गई। किससे की गई? अवध का जो नवाब था उसका नाम था शुजाउद्दौला, जैसे मैंने बार बार बताया है। और शुजाउद्दौला के साथ ये संधि हुई, और ये संधि किसने की थी? क्लाइव ने की थी। और इस संधि के अंतर्गत क्या किया कि कड़ा और इलाहाबाद के अतिरिक्त अवध का सारा राज्य जो है वो नवाब को मिल गया। यानी कड़ा और इलाहाबाद तो दे दिया गया मुगल सम्राट को, लेकिन शेष जो अवध का राज था वो नवाब को वापस कर दिया गया। कंपनी को क्या मिला नवाब से, यानी अवध के नवाब से क्या मिला? 50 लाख रुपए मिले। कंपनी को 50 लाख रुपए मिले, और साथ ही साथ चुनार का दुर्ग भी मिला। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। चुनार का दुर्ग भी मिला। इस बनारस के राजा थे, बनारस के राजा बलवंत सिंह, इनको जो है वाराणसी और गाजीपुर का क्षेत्र जो है दिया गया। और अवध में एक कर मुक्त सेना जो है रखी गई, और यहीं से आप सहायक संधि जो है, सब्सिडरी अलायंस जो है, तो देख सकते हैं कि शुरुआत हो रही है कि किस तरीके से अंग्रेजों ने, भारत ने अपने प्रभाव को आगे बढ़ाया। एक चीज और ध्यान रखें कि कुछ फैक्ट जो होते हैं वो एग्जाम में मैच करने के लिए आ जाते हैं। आपको जैसे कि जानकारी है कि जब हमें मैच करना होता है कि एक तरफ सूची 1 दे देंगे, सूची 2 दे देंगे, 4 पॉइंट इधर दे देंगे, और उसमें आपको इस तरह से भी मैच करने को आ सकता है और सीधे सीधे मैच करने को भी आ सकता है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये फैक्ट थोड़ा सा बंगाल स्टेट से जुड़े हुए, इसको ध्यान रखिए। ब्लैक होल की अगर हम बात करें तो ब्लैक होल की जो घटना हुई है वो कब हुई है? ब्लैक होल
सॉरी, ब्लैक होल की जो घटना है वो कब हुई है? 20 जून 1756 को हुई है। ब्लैक होल पहले हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो ब्लैक होल की घटना, जैसे मैंने अभी पूर्व में बताया है कि हालवेल ने इसका विवरण दिया है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो तत्कालीन या समकालीन जो एक इतिहासकार हैं, गुलाम हुसैन, कौन है? गुलाम हुसैन। गुलाम हुसैन ने जो है अपनी एक किताब लिखी है, उस किताब का नाम है सियारुल मुत्क़रीन। सियारुल मुत्क़रीन, सियारुल मुत्क़रीन। इस किताब में इस ब्लैक होल घटना का कोई भी उल्लेख नहीं है। तो एक चीज ये ध्यान रखें। दूसरी जो महत्वपूर्ण है घटना, वो अली नगर की संधि है। अली नगर की जो है संधि, इसको भी बिल्कुल माइंड में बैठा लीजिए। ये संधि कब हुई है? 9 फरवरी को हुई है। कब? 1757 को। फिर तीसरी घटना है प्लासी, जैसे मैंने भी बताया, कब हुई है? 23 जून 1757 को हुई है। ये प्लासी हुई है। प्लासी बंगाल के नादिया में है, ये भी ध्यान रखिए, नादिया जिले में है, गंगा किनारे है। फिर बक्सर का युद्ध कब हुआ है? वो 22 अक्टूबर को हुआ है, मैंने ये भी बता दिया है, मगर चूंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, 1764 में है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इलाहाबाद की प्रथम 2 संधियां हुई हैं। इलाहाबाद की 2 संधियां हुई हैं, जैसे मैंने बताया, उनके फैक्ट क्या थे वो आपको मालूम है, लेकिन संधि कब हुई है? एक संधि हुई है 12 अगस्त को, और 12 अगस्त 1765 को। फिर इसके बाद इलाहाबाद की जो दूसरी संधि है, इलाहाबाद की जो दूसरी संधि है वो 4 दिन बाद हुई है। कब? 16 अगस्त 1765 को। ठीक है। और इसके बाद गिरिया का युद्ध एक रह गया। गिरिया का युद्ध जो हुआ था वो सरफराज खां और अली वर्दी खां में हुआ था। ये कब हुआ था? 1740 को हुआ था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। और एक फैक्ट और ध्यान रख लीजिए कि स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा गया है? यह प्रश्न भी पूछा गया है। स्वर्ग से उत्पन्न, स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक, स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा गया है? तो वो किसे कहा गया है? क्लाइव को कहा गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो उन्हें भी ध्यान रखें। अगर हम इम्पैक्ट की बात करें कि कंपनी के शासन के दौरान बंगाल पर और भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, तो हम अगर देखें तो बंगाल में एक तो दैत्य शासन आया, डबल सरकार आई, जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की थी और राइट किसी के पास थे। यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी और राइट में जो है एक तरीके का अलगाव था, वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल थे। राइट किसी के पास था जिसकी जिम्मेदारी थी, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियों का उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं कर रहा था। कंपनी अब दीवानी ले रही थी, लेकिन निजामत उसके पास नहीं थी। निजामत उसने चाहती तो वो ले भी सकती थी, लेकिन उसने इस तरीके का कार्य किया कि दीवानी अपने हाथ में ले लिया और उसका उसने लाभ उठाया और बंगाल के धन से उसने व्यापार किया और उसने बुलियन मंगाना जो बंद कर दिया। लेकिन जो प्रशासनिक अव्यवस्था फैली, जो प्रशासन को बनाए रखने की आवश्यकता थी, शांति व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता थी, वो बंगाल के नवाबी के पास रही और उसके पास अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए जो रिसोर्स चाहिए थे वो रिसोर्स थे ही नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज हुई। और फिर कंपनी ने क्या किया, आगे दीवानी कार्य के लिए बंगाल में मोहम्मद रजा खां इनको जो है बना दिया है। क्या बनाया? अपना एक दीवान बनाया। और बिहार में राजा सिताब राय को अपना जो है दीवान बनाया। और साथ ही साथ 1772 में अगर हम देखें तो ये शासन जो था वॉरेन हेस्टिंग्स ने जो है इस शासन को समाप्त कर दिया। और पर्सीवर स्पियर एक हिस्टोरियन हुए हैं। पर्सीवर स्पियर कौन हुए? पर्सीवियर। उन्होंने क्या कहा है? इसे बंगाल में बेशर्मी और लूट का काल कहा है। क्या कहा है? बेशर्मी और लूट का काल। तो देखिए, आप इसको सुनिए ज्यादा, क्योंकि ये कोई नोट्स आपके लिए मैंने प्रिंटेड नहीं दे रहा हूं कि आप उसको देखना है। हमारा तो ऑब्जेक्टिव जो है वो आपको रिवाइज कराना है। आपने इसको बढ़िया से सुना, समझा, रिवाइज हो गया, माइंड में रिकॉल करिए और वो चीजें आपके पॉइंट में बैठ जाएंगी। ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आपके पास आ जानी चाहिए। साथ ही साथ मैंने जब मीर कासिम के बारे में भी आपको बताया था, तो गिरगिन खां के साथ एक और भी था जर्मन अधिकारी, उसका नाम सुमरू था। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये आज का वीडियो लेक्चर कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच।